नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश आम बजट 2021-22 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श। बजट पर आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2020-21। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारी भरकम फंड का ऐलान। तो वहीं लॉकडाउन के मारे आयकरदाताओं को टैक्स स्लैब में नहीं मिली कोई राहत। बजट 2020-21 में स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया स्वागत। कहा पॉल्यूशन में कमी के साथ आएगी 50,000 नई नौकरियां। बजट पेश होने से शेयर बाजार में भारी उछाल। सेंसेक्स ने बढ़ाई 1,650 अंकों की बढ़त। निफ्टी ने भी लगाई छलांग। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट। सेना ने अपने हाथ में ली कमान। 1 साल के लिए आपातकाल। राष्ट्रपति आंग सांग सू गिरफ्तार। और एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। नवाज शरीफ को फंडिंग करता था ओसामा बिन लादेन। नवाज सरकार में कैबिनेट मंत्री आबिदा ने किया खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है। काफ़ी कुछ उन्होंने दावा किया है कि आम जनता के लिए ये बजट राहत पहुंचाने वाला साबित हो रहा है। लेकिन आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ आम जनता के लिए महंगा हुआ। मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगा हुआ है। मोबाइल चार्जर भी महंगा हुआ है। सोना चांदी सस्ता हुआ है। बजट में विदेश से आने वाले ऑटो पार्ट्स को महंगा किया गया है। स्टील से बने सामान सस्ते हुए हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। विदेशी कपड़े जो हैं वो महंगे, तांबे का सामान सस्ता। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को महंगा किया गया है। लोहा से बने उत्पाद है, लोहा जो है वो इस बजट में सस्ता हुआ है। सोलर इन्वर्टर महंगा। देशी कपड़े जो हैं वो सस्ते हुए हैं। रेडीमेड कपड़े जो सोलर से बने उपकरण ये महंगे हुए हैं। कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो महंगा हुआ है। सोना जो है वो सस्ता हुआ है। तो बजट से कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिला इस बजट में, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। कृषि क्षेत्र को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ सौगात दी है, ये ग्राफिक्स के ज़रिए आप देखेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या था जो निकलकर सामने आया है। कृषि क्षेत्र में सरकार किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। वित्त मंत्री ने ये बात एक बार फिर दोहराई है। यूपीए सरकार से 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों की मदद की गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया है। स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा, ये घोषणा की है। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। कई फसलों को इसमें शामिल किया जाएगा। किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सौगात वो आपने देखा स्क्रीन पर। एमएसपी को दोहराने के बात की है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में किसान नेता रामपाल जाट जी मौजूद है। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि किसानों की बात सरकार लगातार पिछले कई दिनों से कर रही है। किसान आंदोलन देश में चल रहा है
और आज बजट से क्या कुछ उम्मीदें किसानों को थी और कितनी पूरी हुई? दर्श, मुझे लगता है कि सरकार ने एक स्वर्णिम अवसर खो दिया। जी। यदि आज बजट में वो घोषणा कर देती न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए एक कानून बनाया जाएगा, वो घोषणा कर देती 3 जो कानून हैं जो खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए लाए गए हैं उनको वापस लेने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, तो एक संदेश पूरे देश में अच्छा जाता और ये भी होता सरकार बिना किसी दबाव से स्वतः ही किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये अवसर जो था आज का, लोगों को लग रहा था सरकार ये अवसर प्राप्त कर सकती है, लेकिन सरकार ने ये अवसर खो दिया, गंवा दिया। ये अच्छी बात नहीं हुई। दूसरा, सरकार गुड़ देना नहीं चाहती, गुड़ जैसी बात करना चाहती है जी। इसलिए एमएसपी पे खरीद की सुनिश्चितता, वो भी लागत से 1.5 गुना, इसकी चर्चा की है उन्होंने बजट में जी, की है। लेकिन उसको देने के लिए रोड मैप क्या होगा वो कहीं नहीं है जी। जो पहले से चला आ रहा था उसी खरीद को वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि 2013-14 से, और उन्होंने तुलना की अपने स्वयं की 2019-20 तक की। तो ये जो 19-20 तक की तुलना है ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। और सरकार इसमें भी आधा सच बोला है, सरकार ने आधा सच छिपा गई। तो सच को छिपाना ये मिथ्या कथन की श्रेणी में आ जाता है जी। इसलिए ये तो अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन वास्तविकता यही है। और उन्होंने जिनका आंकड़ा दिया है उसमें यह आंकड़ा देती उन्होंने दाल कितनी प्रतिशत खरीदी कुल उत्पादन में से, तो पता लग जाता। इसलिए अभी इनके जो नियम है 2014 से जो नियम लाए हैं और 2018 में उसको उन्होंने बना दिया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और उसको कहा गया ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच होगा। और ये अम्ब्रेला स्कीम है, उस अम्ब्रेला स्कीम में दलहन और तिलहन की उपजों के लिए खरीद में कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा नहीं खरीदी जाएगी। वो जो बैरियर लगा रखा है उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इन्होंने 25% भी खरीदी नहीं। मैं केवल राजस्थान का उदाहरण दूंगा, चने के समय 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर सड़कों पर आए, उस आंदोलन के बाद भी चना इन्होंने 25% नहीं खरीदा कुल उत्पादन का राजस्थान में से, 22.07% खरीदा, और उसको भी ये कहते रहे 25 हो गया। तो ये जो सरकार का रवैया है, यही स्थिति सरसों की रही, यही स्थिति मूंग की रही, तो सरकार 25% भी खरीदती नहीं है। तो यदि ये आंकड़े देती सरकार तो उनका सच सामने आ जाता, जनता को जानकारी हो जाती। तीसरा, ये बात कर रही है गेहूं की, तो राजस्थान में जो गेहूं की खरीद हुई वो तो 21% से कम है कुल उत्पादन में से। हाँ, पंजाब में जहाँ पहले से ज़्यादा हो रही है 80-85% तक, हरियाणा में पहले से ज़्यादा हो रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद में जो ई उपार्जन पद्धति आई उससे 85% तक खरीद हुई कुल उत्पादन की। लेकिन राजस्थान में तो अब तक अधिकतम कुल उत्पादन में से खरीद 21% है, और इस बार तो 20 के आसपास ही है। तो जब सरकार इन प्रदेशों से गेहूं खरीदती नहीं, इतना बड़ा असंतुलन है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन वाला गेहूं का क्षेत्र, उसका उत्पादन भी, वहां की खरीद 11% है। तो जब आप खरीदते ही नहीं हो तो आप किन की बात कर रहे हो कि कहां आपने पैसे बढ़ा दिए? यदि सरकारी आंकड़ा रखती तो उससे उनकी सच्चाई सामने आ जाती, उनका मिथ्या कथन यह प्रकट हो जाता। इसलिए सरकार आधा सच बोलती है, आधा सच छिपाती है। तो वो बताया ना, चाहे धान हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे आपका गेहूं हो। और जब धान की बात करते हैं कि धान में हमने खरीद की राशि बढ़ा दी, तो सरकार ये बताए बिहार में कितना खरीदा, असम में कितना खरीदा, अरुणाचल में कितना खरीदा। तो जहां खरीदा ही नहीं, जहां के किसानों को 1 क्विंटल धान 1000 रुपए का घाटा उठाकर बेचना पड़ा, उसकी लागत भी 1500 रुपए से ज्यादा, बेचना पड़ा 1000 तक, तो आपने उनको तो लागत भी प्राप्त नहीं होने दी। तो आप ये बताते कि आपने किस प्रदेश में कितना धान खरीदा, वहां का कितना प्रतिशत खरीदा,
देश का उत्पादन का कुल कितना धान खरीदा, ये सरकार ने बजट में कहीं नहीं बताया। तो जब सरकार ये कह रही है, ये हमारी उपलब्धि है कि 13-14 से हम तुलना कर रहे हैं 20-21 की, तो भाई ये भी पूरा बताओ कि आपने कितना प्रतिशत धान, कितना प्रतिशत गेहूं, कितना प्रतिशत आपने दाल ये खरीदी है। तो आप जब पूरा आंकड़ा ही नहीं दे रहे, इसका अर्थ यह है कि आप हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो, जुराब छिपाब का खेल खेल रहे हो। ये खेल किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को सच बताते आना चाहिए। जी, लेकिन रामपाल जी, सरकार ये भी कह रही है ना, गेहूं, धान और क्या बोलते हैं, दाल, इनकी एमएसपी सरकार बढ़ा रही है। किसानों की भी यही मांग है कि एमएसपी जो है उनको मिलनी चाहिए। इस बजट में ये प्रावधान करने का बात सरकार ने कही है। ये प्रावधान तो सरकार ने पिछले बजट में कर दिया 17-18 में जी। उन्होंने कहा ये हमारा ऐतिहासिक निर्णय है कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना कर दिया। और उसमें सरकार ने बहुत बड़ा खेल किया। उन्होंने लागत की परिभाषा ही बदल दी। लागत का अर्थ होता है संपूर्ण लागत, जो पूरी दुनिया में मानी जाती है। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, संपूर्ण लागत का हम 1.5 गुना नहीं देंगे, हम तो A2+FL जो आपने अपनी जेब में से प्रदान किया है और जो आपके परिवार के श्रम का है, बस वो ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई आप यही बोलते कि हम तो भाई A2+FL का 1.5 गुना दे रहे हैं, C2 का नहीं। तो C2 का मतलब है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, संपूर्ण लागत। तो सरकार यहां भी झूठ बोल गई। तो आप झूठ, और उसको भी आप कह रहे हो ऐतिहासिक निर्णय है। तो भाई आपकी ऐतिहासिकता ऐसी है क्या? वहां भी आप तथ्यों को छिपा रहे हो, वहां भी आप मिथ्या कथन कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए यदि राजस्थान में मैं कहूं, यदि बाजरे की लागत 1 क्विंटल पैदा करने की सरकार के अनुसार 1500 रुपए, तो एमएसपी होना चाहिए था बाजरे का 2250 रुपए। इन्होंने किया है 2150 रुपए, 100 रुपए कम। यही गेहूं की स्थिति है। गेहूं का 1400 रुपए है 1 क्विंटल की लागत राजस्थान में, उसका 2150 होता है। तो आप 21 रुपए के बदले में 1925 कर रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि आपने 1.5 गुना कर दिया। तो आप ये कैसा खेल खेल रहे हो भाई? इस देशवासियों को सच से वंचित क्यों कर रहे हो? तो सच तो बोलो, कुछ होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। क्योंकि यदि आप मिथ्या बोलोगे तो एक कटे पर नमक छिड़कने के समान है, इससे तो सरकार बचे। तो यही बजट में इस पर कर दिया। और जहां तक आय दोगुनी करने की बात है, ये भी 16-17 के बजट में सरकार ने घोषणा कर दी थी। और जो दोगुना करने की बात है, उसके बाद में जो किसानों की उपजें उनकी कीमतें घटी और उनको कम पैसा मिला। तो दोगुनी नहीं, आय घट गई। तो आय में घटोतरी हो गई। उसके बाद में आप फिर कह रहे हो कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो भाई जो बोलो उस पर कायम तो रहो ना जी। तो आप कायम रहते नहीं हो, केवल आपके जो ना भाषणबाजी, ये आप इसके द्वारा पेट भरना चाहते हो क्या? तो भाई पेट तो खाने से भरेगा ना। आप खाने की बात करते हो, लेकिन खाने की थाली को उसके सामने रखते ही नहीं, थाली को हटा देते हो। फिर कह रहे हो हम आपको थाली दे रहे हैं, चिंता मत करो, आप पूरा पेट भरना। अरे भाई आप थाली तो रखो, तो थाली तो रखे नहीं। और फिर सरकार यही कथन करती जाए, यही इस बजट का सार है। और फिर एक काम और तगड़ा कर दिया सरकार ने, सेस लगाएगी डीजल पर, पेट्रोल पर। तो डीजल तो हम काम लेंगे ना ज्यादा, तो डीजल हम काम लेंगे, पहले तो हमारी जेब पे कैंची चलाएगी। नहीं, लेकिन सरकार कह रही कि आम जनता पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यदि ऐसा कुछ जादू कर दे सरकार, ये कंपनियों से वसूलने की तैयारी है सरकार की। ऐसा यदि सरकार ये जादू कर दे तो पूरा देश खुश हो जाएगा कि किसी की जेब पे भार भी नहीं पड़े और सेस भी लग गया। क्या भाषा बोल रहे हैं? अरे भाई सेस लगाओगे तो लोगों की जेब से तो पैसा जाएगा, कंपनी को अपनी जेब से भरेगी क्या पैसा? इसलिए कंपनी उपभोक्ताओं पर डालेगी। तो आप उपभोक्ताओं की जेब पर भार डाल के फिर भी कह रहे हो उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो आप बजट में? बजट भाषण तो एक सत्य का दस्तावेज होता है, सत्य का प्रलेख होता है। उस सत्य के प्रलेख पर कृपया धब्बा मत लगने दो। इसलिए ये बात तो सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। वो भी ध्यान नहीं रखी। तो भाई हम डीजल खरीदेंगे तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, हमारी जेब से पैसा जाएगा, फिर हमको वापस देंगे। तो ये जो स्थिति है, ऐसे इन्होंने आय सम्मान निधि योजना में कर रखा है कि हम आपको 6000 देंगे 1 वर्ष का, 1 दिन का। एक किसान को 3 रुपए 33 पैसे सिस्टम आते हैं,
चाय भी 5 रुपए से कम की आती नहीं, तो उसको भी सम्मान कह रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आप हमारा बाजरा खरीद लो ना, 1 कुंटल बाजरा खरीदोगे तो हमें 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे 10 कुंटल पे ही, तो 10,000 हमें वो है हमारा सम्मान। तो वो सम्मान पर तो आप कैंची चला रहे हो। हाँ। और 6,000 की बात कर रहे हो। इसलिए आप प्लीज हमें भिकमंगा मत समझो। हाँ। हम तो दाता हैं, अन्नदाता, हम दाता ही बने रहना चाहते हैं। तो किसान को दाता बने रहने दो ना, उसको सम्मान उसका दे होना है। तो आप सम्मान छीनकर सम्मान निधि की बात कर रहे हो, ये अखरने वाली बात है। कि मैं सोचता हूं सरकार को इन सब विषयों पर गहराई से सोचना चाहिए, और पहले तो सरकार यह तय कर ले कि वो जो भी दस्तावेज में लिखेगी वो सच लिखेगी, पूरा सच बोलेगी। यदि ये भी तय कर ले तो भी हम बजट को अच्छा मान ले, चलो भाई इन्होंने कम से सच्चाई तो स्वीकार की, तो वो तो ये भी नहीं करते। इसलिए दर्श इनकी जो स्थिति है वो तो ऐसी है कि ये छिपाएंगे भी और बोलेंगे भी। तो ऐसा मत करो ना। हाँ, हमारे साथ में हरीश पाराशर जी है, वरिष्ठ पत्रकार। हरीश जी, बजट से बाजार तो बम बम हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास जिसको उम्मीद सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर वो किसी पे भी पड़ा है तो वो मिडिल क्लास पे पड़ा है, क्योंकि नौकरियां लोगों की चली गई, जो घर का बजट है वो भी बिगड़ गया। ऐसे में सरकार की जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने बोला था कि 100 साल में देखने को नहीं मिलेगा ऐसा बजट है, तो मिडिल क्लास की उम्मीदें जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब क्योंकि बजट आ गया है, मिडिल क्लास अभी भी इंतजार ही कर रहा है। देखिए, जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा 100 साल में नहीं मिलेगा ऐसा बजट, वो इसलिए कहा क्योंकि जो आपदा आई कोरोना की वो 100 साल के बाद उस जैसी आपदा आई। तो 100 साल पहले भी मुझे लगता है कि जो आपदा से प्रभावित हुए होंगे इसी तरह का कोई मिला जुला गड्ढमड्ढ बजट जिसको आप कह सकते हो वो किया होगा। वो 100 साल बाद का बजट अभी निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अब जो मूल सवाल है मध्यम वर्ग का, कि मध्यम वर्ग को जो रिलीफ मिलनी चाहिए। मैं तो एक नौकरी पेशा व्यक्ति होने के नाते इतना सा जानता हूँ कि बजट में मैं सिर्फ इतना सा ढूंढता हूँ कि कोई मुझे रिबेट छूट मिली क्या टैक्स स्लैब के अंदर, वो नहीं मिलती तो फिर ये मान के चलते हैं कि बजट बहुत बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, जो एक और महत्वपूर्ण घोषणा आज की निर्मला सीतारमण जी ने, वो ये कहा कि 75 प्लस जो लोग होंगे उनको रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, यानी उनको टैक्स से थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ पेंशन की अगर उनके पास आए तो। अब देखिए, आज की तारीख में वृद्धावस्था के दौर में, चूँकि आजकल बिल्कुल एकल परिवार हो गए हैं और परिवार में बच्चे भी एक एक दो दो होते हैं और वो भी कमाने खाने बाहर चले जाते हैं। जाहिर तौर पे जो भी घर में बुजुर्ग रहता है वो कोई मकान किराए के रूप में उठा लेगा, उसकी पैसा देगा, कोई और छोटा मोटा कारोबार चालू कर देगा, उससे कमाई करेगा, और पेंशन, 2-3 उसके जरिए होते हैं। अगर उससे उसकी आय बढ़ गई तो जाहिर में ही नहीं। तो और फिर 75 साल, आजकल मान लो 60 साल में आप एक तरफ तो वरिष्ठ नागरिक बना रहे हो आदमी को कि आप सीनियर सिटीजन हो गए तो आप 60 साल के हो गए, और एक ये छूट दे रहे हो आप 75, जो आम लोगों की धारणा रहती है कि 75 साल किसने देखे। 60 के बाद आदमी के दायित्व कुछ अलग तरीके के हो जाते हैं, उसकी हेल्थ समस्या हो जाती है, उसको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये छूट अगर दी भी है पेंशन भोगियों के लिए तो थोड़ा जल्दी उसमें देना चाहिए था, क्योंकि रिटायर्ड जब व्यक्ति हो जाता है तो उसी तिथि से, उसी वक्त से उसको उसका लाभ दे दिया जाना चाहिए। अब दूसरी बात आ गई कि जो मध्यम वर्गीय प्रभावित होता है ज़्यादातर, वो होता है महंगाई से। अब जो सेस लगा वो एग्रीकल्चर सेस के नाम पे लगा, हालांकि चर्चा ये थी कि इस बार कोरोना सेस लगाया जाएगा और वो नहीं लगाया होगा, हो सकता है सरकार ने, लेकिन एग्रीकल्चर सेस लगा, सीधा सीधा डीजल पेट्रोल के दाम में और बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होगी तो उसका फ़र्क पड़ेगा महंगाई के ऊपर, महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई इसलिए बढ़ेगी कि न केवल वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, आपका माल भाड़ा बढ़ेगा, आपका लोगों की क्रय क्षमता में कमी आ रही है क्योंकि जेबें आपने पहले खाली कर दी, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। तो तमाम चीज़ों को अगर रिकवर किया जाता, जो रामपाल जी ने सवाल उठाया किसानों को लेकर के, वो भी सीधा सीधा यही था, भाई किसानों को आप जितना दे रहे हो वो तो ऊँट के मुंह में जी रहा है। सही कहा उन्होंने कि भाई 3 रुपये की तो चाय भी नहीं आती आज की तारीख में, आप 3 रुपये पर डे अगर उनको दे रहे हो, उससे बढ़िया होता है कि उनकी काश्त जो छोटी जोतें रह गई है गाँव के अंदर, उनको वो किस तरह से आधुनिक तकनीक से ज़्यादा पैदावार करें, वो या उनकी पैदावार का मूल्य अच्छा कैसे मिले ये उनको बताते। अब देखिए, मैं एक छोटे से ब्रांड की बात करता हूँ, किसी बिस्किट का ब्रांड देख लीजिए आप, उस पर बिल्कुल रेट लिखी रहती है कि 5 रुपये 10 रुपये जो भी है, उससे ज़्यादा में वो आदमी खरीद नहीं सकता। जो भी आपका उसके
ऐसा उस मतलब उस पैसे में उसको खरीदना पड़ेगा, उससे सस्ता नहीं खरीद सकते। एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर के पास वो व्यापारी है ही नहीं। मेरा जो काश्तकार है वो व्यापारी कतई नहीं है, उसको तो अपनी काश्त का तैयार होती, अपनी पैदावार तैयार होती, सबसे पहले उसके पास जाना होता है जिससे उसने कर्जा ले रखा होता है। तो सरकार उतनी तो गारंटी दे कम से कम कि जो हम 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना देने की बात कर रहे हैं, हम किसान की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं, अगर उसकी भी निश्चित गारंटी दे दी जाए कि मान लो एक काश्तकार को कोई 100 रुपये में उसको कोई लागत पड़ती है तो उसको 150 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ये तय कर दे सरकार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो रामपाल जी ने कहा वही बात कही है कि भाई केवल बातों से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रैक्टिकल उतारना पड़ेगा, धरातल में बताना पड़ेगा कि मेरे काश्तकार को, मेरे देश के किसान को जो आज मतलब धरने पर बैठा है, पिछले 2 माह होने को आ गए, उसके बाद अगर उसकी कोई समस्याएं हैं तो उसका समाधान होना चाहिए। जी सर। रामपाल जी हमारे साथ में। रामपाल जी, लगातार किसान ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है और मंडी सिस्टम जो है वो बंद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन आज सरकार ने घोषणा की है कि 1000 ई मंडी जो है वो खोली जाएगी, 22 और फसलों का भी किसान निर्यात कर सकेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से आप आरोप लगाते रहते हैं कि मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार ने आज घोषणा की है। दर्शक, मंडी सिस्टम को खत्म करने वाली बात हमने तब कही थी जी, जब सरकार ने 2 प्रकार की मंडियों की घोषणा की जी, और उन्होंने कहा प्राइवेट मंडियां राज्य के कानूनों से ऊपर रहेंगी, राज्य का कानून पर लागू नहीं होगा, उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो सरकारी मंडियां हैं उन पर राज्य का कानून भी लागू रहेगा, शुल्क भी देना पड़ेगा, टैक्स भी लगेगा। तो यदि एक ही क्षेत्र में 2 प्रकार के लोग आएंगे और दोनों के लिए अलग अलग मापदंड रखे जाएंगे, तो फिर जिस पे के भार ज्यादा है वो तो खत्म ही होना है। इसलिए ये बात किसानों ने तब कही थी जब सरकार इस ढंग के 3 कानून लेकर आई थी। और मैं दूसरी जो आपने बात चर्चा की वो अच्छी चर्चा है कि भाई अब सरकार ने 22 फसलों को शामिल करने की कह दिया ना, तो भाई ये जो इन्होंने कहा है कि हम बीमा से जोड़ देंगे उनको जी, तो हम बीमा का अब तक का जो हमारा अनुभव है वो तो है कि बीमा से पैसा गया किसान की जेब से, तंत्र काम आया सरकार का और कमाई हुई कंपनियों की। इसलिए किसानों की जेब खाली हुई और कंपनियों की जेब भरी गई। यदि यही बीमा है तो भाई हम तो दूध से जले हुए हैं, इसलिए छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे। तो आपने जो कह दी, यदि ऐसी बीमा योजना अभी फिर ले आओगे आप, फिर हमारी जेब काटोगे, तो भलाई का हमारा नाम हमारे भले पर आप लाओगे और हमारे भले के नाम पर हमारी जेब कटेगी। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम कौन सी योजना ला रहे हैं भाई, तो किसानों के भले के लिए है कि नहीं है, या किसानों के भले के नाम पर किसानों की जेब पर फिर कुल्हाड़ी चलेगी। इस ढंग का काम तो मत करो। जी जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों को लेकर कृषि बजट में कृषि को लेकर सरकार ने घोषणा की है, लेकिन हमारे विशेषज्ञ रामपाल जी जो बता रहे हैं कि सरकार ने घोषणाएं की है लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में सरकार कहीं ना कहीं पीछे जो है वो नज़र आती है। आप मेहमान इस चर्चा में शामिल हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पत्रिका के फेसबुक पेज पर भी आप लगातार बजट का एनालिसिस देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब पेज पर भी देख रहे हैं, और लगातार हम बजट से संबंधित चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आखिरकार आम जनता को इस बजट में क्या कुछ मिला। मेहमान जो इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राम राम।